नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा आज MSD 6 में हिंदी भाषा के विकास के विषय में चर्चा करूँगी। भारतीय आर्य भाषा के विकास में अपभ्रंश प्राकृत के बाद की अवस्था है। इस भाषा में 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच साहित्य का सृजन है। अपभ्रंश भाषा को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषा के विकास को जानना जरूरी है। प्रत्येक युग में एक साहित्यिक भाषा होती है और इसके समानांतर अनेक जनभाषाएं बोली के रूप में जीवित रहती हैं। वेदों की भाषा छंदस ने तत्कालीन देशी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप लिया। इसी प्रकार पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का जन्म हुआ। छंदस से संस्कृत तक का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इन्हें प्राचीन आर्य भाषा कहा जाता है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं सिंधी, गुजराती, अवधी, ब्रज और पंजाबी है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम कड़ी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जन्म है। हिंदी भी उनमें से एक है। इसलिए हिंदी साहित्य को समझने के लिए अपभ्रंश साहित्य को जानना जरूरी है। किसी भी भाषा का विकास जनमानस की भूमि पर आधारित है। भाषा में रचनात्मक क्षमता अभी तक होती है जब लोग सामान्य उससे अपने जीवन में शामिल करता है। भाषा जब लोग जीवन से अलग होकर कुछ वर्ग तक सीमित रह जाती है या साहित्य में सिर्फ साहित्य तक सीमित रह जाती है तो एक प्रकार की जड़ता आने लगती है। फिर रचनात्मक प्रतिभा उस जड़ता को त्याग कर मनोभाव के अनुकूल नई भाषा रचना का जन्म देती है। हिंदी साहित्य के विकास परंपरा में इसको हम आगे चल करके भली बातें समझ पाएंगे। हिंदी की अपभ्रंश भाषा का प्रारंभिक अवस्था जो है प्राकृत और अपभ्रंश यानी प्राकृत की समाप्ति के बाद और अपभ्रंश के जन्म से पहले बीच की जो अवस्था है उसको देश भाषा के नाम से पुकारा गया है। कुछ विद्वान जैसे विशेल ग्रेरसन, सुनीति कुमार चटर्जी आदि अपभ्रंश को देश भाषा मानते हैं, जबकि याकोबी, कीर, ज्यूल और बलाक विद्वान अपभ्रंश को देश भाषा नहीं मानते। यानी वो प्राकृत के बाद सीधे अपभ्रंश का जन्म मानते। समझने वाली बात यह है कि किसी भी भाषा से परिवर्तन के मध्य में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। यदि उसको देश भाषा के नाम से पुकारा गया है तो ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। इसके उदाहरण के रूप में हम रीतिकालीन भाषा के विरुद्ध खड़ी बोली की प्रतिष्ठा का उदाहरण दे सकते हैं। रीतिकाल में जीवन के प्रति यथास्थितिवादी दृष्टिकोण ने भाषा को जड़ बना दिया। इसीलिए आधुनिक संवेदना के विकास के साथ भाषा परिवर्तन अनिवार्य हुआ और आदिकालीन भाषा में भी यही चीज़ घटित हुई। प्राकृत जब से पुस्तकों की भाषा हुई वह आम बोलचाल की भाषा से अलग हटती चली और यही कारण था कि भक्ति काल में जाने के बाद भाषा पूरी तरह से पुस्तकों की भाषा रह गई और पूरी तरह एक तरीके से अपभ्रंश की समाप्ति हो गई और भारतीय बोलियों ने अपना एक अस्तित्व कायम किया। देश भाषा से अलग होकर अपभ्रंश साहित्य की अभिव्यक्ति की भाषा हो गई। भाषा जब देश भाषा से अलग हुई तो उसमें शास्त्रीयता जैसी प्रवृत्ति पनपने लगी। अपभ्रंश का
के एक रूप को हमने देखा, जिसे हम कहते हैं देशवासी। अपभ्रंश का एक वह रूप है जिसमें सामंतवादी साहित्य लिखा गया। वो साहित्य का जो रूप है अपभ्रंश की, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो सामान्य रूप है जिसका हर व्यक्ति उस समय उपयोग करता था, यानी अपने व्यवहार में भी और अन्य गतिविधियों में भी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग भारतीय लोग किया करते थे। लेकिन जहाँ हम साहित्य की बात करते हैं, जहाँ हम सामंतवादी कवियों की जो रचनाओं की बात करते हैं, वहाँ पर जो अपभ्रंश की बात चल रही है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश है। बल्कि वो परिनिष्ठित अपभ्रंश भी आगे चल कर के ग्राम्य भाषा के नाम से जाना गया। अपभ्रंश के आचार्य हेमचंद्र दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा करते हैं। प्रथम प्रकार की वह अपभ्रंश भाषा जिसका व्याकरण जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा है। इस अपभ्रंश भाषा में जैन कवियों और आचार्यों की रचनाएं हैं। इस भाषा का रिश्ता अपभ्रंश के नागर रूप से है। इसके साथ ही एक दूसरे प्रकार की अपभ्रंश भाषा भी प्रचलित है। हेमचंद्र ने इसे ग्राम्य भाषा कहा। बौद्ध और सिद्धों के दोहे, संदेश राशक जैसे काव्य ग्राम्य भाषा में लिखे गए। यानी अब हम देख सकते हैं अपभ्रंश के कितने स्वरूप हमारे सामने आ गए। पहला देशभाषा, दूसरा अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्राम्य भाषा। तो ये इतने 4 रूप हमारे सामने अपभ्रंश के आ गए। और इसके बाद 3 और हिंदी के नए रूप हमारे सामने आए। वो कौन से थे? जब हमारे सिंधु घाटी में रहने वाले लोग जो थे, वहाँ पर जो हिंदी सिंधु की जगह हिंदू और हिंदू से जो हिंदी अपनाई गई, उसमें 2 तरह के समाज हमारे सामने था। एक वो समाज आया, ये बात है 1000 से लेकर और 1200 तक की, जबकि हमारे भारत पर मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करना शुरू किया। उस समय की स्थिति में एक तरफ हिंदी जो बोली जा रही थी वो अपभ्रंश युक्त हिंदी थी, और उस हिंदी में संस्कृत का वर्चस्व था एक तरफ, और दूसरी तरफ उस हिंदी में जो है फारसी लिपि का, उर्दू का जो है वो उसमें बढ़ता हुआ रूप दिखाई देता था। यही हिंदी जो थी, एक को हमने हिंदुई कहा और दूसरे को हिंदवी। और इस हिंदवी जो भाषा थी, इसका प्रयोग जो है खुसरो ने अपनी जो हिंदी अपने जो साहित्य लिखा जो 1375 के आसपास, उसमें खुसरो ने इसी का प्रयोग किया। उन्होंने पहेलियाँ, ढकोसले, 2 सकून जैसे सामान्य छोटे छोटे छंदों के माध्यम से अपनी रचना प्रस्तुत की। और पहेली को उन्होंने उसका आधार इसलिए बनाया कि जन सामान्य तक पहुंचने का ये सरल तरीका था। जैसे सितार क्यों ना बजा, औरत क्यों ना नहाई, पर्दा न था। ये हिंदवी भाषा है। इसको आगे चल कर के जब हमारे मुस्लिम समाज के बाद अंग्रेजी शासकों ने भारत में आने का प्रयास किया, भारत में व्यापार को चलाने का, आयात निर्यात की विषय में जो है अनुमति मांगी और यहाँ पर कारखाने स्थापित किए। उन्होंने इसी हिंदी को, जो हिंदी के इन दोनों रूपों में से जो हिंदी का रूप था, उसको उन्होंने सभ्य हिंदी का नाम दिया, और जो संस्कृत युक्त हिंदी थी उसको गंवारू हिंदी के नाम से वो लोग पुकारते थे। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि जितनी भी संस्कृत युक्त हिंदी थी उसका प्रयोग जो है जो पंडित लोग किया करते थे, ये जो ज़्यादातर आचार्य लोग किया करते थे। क्योंकि हमारे भारत के अंदर बोलियों का बहुत बड़ा जो है वर्चस्व रहा है। हर जगह जो है थोड़ी थोड़ी जगह पर एक बोली आपको मिल जाएगी जो कि वहाँ की
प्रांतीय सभ्यता को उद्घाटित करती है। तो ये जो ग्राम्य भाषा थी, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की, जिसमें कि बौद्ध सिद्धों के दोहे लिखे गए या संदेश रासक लिखा गया, इस ग्राम्य भाषा का प्रयोग रासक और डोंबिका आदि लोक प्रचलित गेय अभिनय काव्य लिखे जाते थे। ये डोंबिका और रासक, ये दोनों जो हैं, ये जो है, इसके लिखने वाले जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो निम्न वर्ग के लोग या फिर तांत्रिक हैं जिन्होंने इस साहित्य को लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये जो साहित्य लिखा गया है, इस साहित्य में जो भाषा का प्रयोग किया गया वो भाषा कहीं भी ऐसा नहीं लगता ये किसी जो है सामान्य व्यक्ति ने लिखा, यानी भाषा उसके अंदर अच्छी प्रयोग की गई है। काव्य की रचना, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण से हम उसको अपने साहित्य से अलग रखते हैं और हम उसको साहित्य के अंदर मानना नहीं चाहते। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही थी कि जो धार्मिक साहित्य है उसको हिंदी साहित्य के अंतर्गत ना रखा जाए। इस बात पर जो हमारे भारतीय समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि यदि हम धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य के अंदर नहीं रखते तो हमारे पास तो भारतीय साहित्य में साहित्य ही नहीं है, क्योंकि आदि काल में ही सिर्फ कुछ सामंतवादी साहित्य मिलता है जिसमें श्रृंगारिक रचनाएं मिलती हैं या फिर वीर रचनाएं मिलती हैं। बाकी साहित्य जितना भी है वो धर्म पे ही आधारित है, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और हिंदी गद्य का यदि हम कोई विकसित रूप देखना चाहें तो कोई विकसित रूप की परंपरा हमें सन 1800 तक कोई हमें उपलब्ध नहीं हो पाती। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी की विकास परंपरा जो है वो 1800 से पूर्व थी या हिंदी का लेखन 1800 से पूर्व था, तो ये बात उनको समझना चाहिए कि हिंदी का यदि ये रूप था तो इसकी पुस्तकें कहाँ हैं? क्या वो उनकी उस साहित्य की, उस हिंदी की सामग्री को उपलब्ध करा सकते हैं जो साहित्य पहले लिखा गया है? हम भी देखना चाहेंगे कि वो साहित्य है कौन सा जो जिसको हिंदी साहित्य की संज्ञा दी जा रही है और जिसको पुकारा जा रहा है। हमने तो आज तक देखा नहीं, हमने तो बोलियों में साहित्य देखा है। तो भारतीय बोलियों में कुछ बोलियों को हिंदी का हिस्सा मान लिया गया, कुछ बोलियों को हमने हिंदी का हिस्सा नहीं माना, तो हम बोलियों को हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं कर सकते। दूसरी बात, भारत के अंदर शिक्षित समाज नहीं था, इसलिए भारत में गद्य रचनाएं तो ना के बराबर हुई। प्रेस की, प्रकाशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण से हमारे साहित्य का जो साहित्य का विकास है वो कहीं अवरुद्ध था। इस विकास को बढ़ावा कब मिला? जब विदेशी कंपनियों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि जब एलिजाबेथ 1650 में जब एलिजाबेथ भारत में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो कितनी बड़ी समझदारी का उन्होंने परिचय दिया एक महिला होते हुए। उन्होंने महिला होते हुए ये दिखाया कि उन्होंने पहले तो उन्होंने एक ऐसी जगह को चुना जहाँ पर वो फ्री में ज़मीन ले करके अपनी कंपनी को स्थापित कर सकें। ये बहुत बड़ा काम है। आप एक गज ज़मीन कहीं भी बिना पैसे के नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी मकान बनाने के लिए भी यदि आप मकान बनाना चाहें तो उस मकान की आधारशिला रखने के लिए आपको ज़मीन खरीदनी पड़ती है। और उन्होंने वो ज़मीन कैसे प्राप्त की कि हमारे यहाँ के राजा हैं जो या राजाओं के जो सामंत और मंत्री वगैरह जो लोग थे, वो लोग भी इतने समझदार नहीं थे कि वो ना ही वो पेपर पढ़ सकते थे, ना किसी। उन्होंने ये दिखाया कि हम भारत में आकर के आपके भारत की उन्नति चाहते हैं और भारत में हम व्यापार करेंगे। आपका कच्चा जो आपका भारत जो है यहाँ उद्योग बहुत सारे हैं, लेकिन व्यापार की कोई वो नहीं है और पक्का जो है सामान भी यहाँ पर नहीं है। इस सामान को हम आयात यहाँ से कच्चा सामान खरीदेंगे
और वहाँ पर हम उसको नया रूप दे करके और उसको व्यापार में जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वहाँ से जो धन आएगा उससे आपके समाज में आपके समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये उन्होंने आधार दिखाया। इसको दिखा करके उन्होंने भारत की जो ज़मीन थी, कौन सी ज़मीन जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप यदि एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट कहीं भी किसी शहर के बीच में, किसी शहर के किसी भी हिस्से में खोला जा सकता है, थोड़ा बड़ी जगह होना चाहिए, खोल सकते हैं। लेकिन आप जो कहते जो हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह खोलते हैं या जहाँ पर हम आयात निर्यात का ये करते हैं, ये समुद्री जगह को हम जो देखते हैं, तो वो हमारे पास लिमिटेड होती हैं, और वहाँ से हम सिर्फ विदेश तक सामान को लेकर के जा सकते हैं। ये जगह यदि देखा जाए तो ये जगह अधिक कीमती है, क्योंकि ये इस जगह से हम अपने यातायात को आने वाले भविष्य में भी इस यातायात को कायम कर सकते हैं। क्योंकि आज तक तो भारत से बाहर निकलने वाले लोग बहुत लिमिटेड थे। आने वाले समय में भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में जाना चाहेंगे, विदेशों में अपना व्यापार करना चाहेंगे, तो और अपनी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहेंगे, तो कहाँ से जाएंगे? वो इन्हीं चीज़ों के द्वारा जाएंगे, इन्हीं जगहों से जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने वहाँ पर कंपनी स्थापित की, और उन कंपनियों में भारतीय समाज के लोगों को नौकर बना करके रखा, क्योंकि भारतीय लोगों के अंदर योग्यता की कमी थी, इसलिए उनको जो है विदेशी लोगों के अधीन में हो करके काम करना पड़ा। खैर, हम इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और अपने मुख्य बात पर आते हैं। तो हमारे हिंदी साहित्य में जो हिंदवी थी, उसको जो है विदेशी लोगों ने महत्व दिया। तो ये हिंदी के हमें कितने रूप मिलते हैं? अपने 950 से लेकर के और 1375 तक की समय को वो अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम यदि थोड़ा सा और पीछे चले जाते तो हम 700 से लेकर के, और यदि हम 1375 तक के समय को देखना चाहें तो हमें मिलता है हिंदी का प्राकृत रूप मिलता है। फिर प्राकृत के बाद देश भाषा के बाद अपभ्रंश के बाद परिनिष्ठित अपभ्रंश के बाद ग्राम्य भाषा, और उसके बाद हिंदी और हिंदवी, ये भाषाएं हमें दिखाई देती हैं। तो ये हमारा हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप है। इसी प्राचीन हिंदी को साधन और माध्यम बनाया गया, संपर्क का साधन और माध्यम बनाया गया। आदिकाल के आगामी वर्षों में इसी प्राचीन हिंदी से विकसित अनेक रूप सामने आए। इन्हीं रूपों में से एक रूप डिंगल था, जिसका संबंध राजस्थानी साहित्य से है। डिंगल साहित्य की दो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं: श्रीधर कृत रणमल छंद और कल्लोल कृत ढोला मारूरा दोहा। हिंदी भाषा का एक दूसरा रूप भी विकसित हुआ, जिसे पिंगल के नाम से अभिहित किया जाता है। पिंगल वस्तुतः मध्य देश के साहित्यिक ब्रजभाषा का नाम है। वैसे ब्रजभाषा जो है वो ब्रज की भाषा है, लेकिन यहाँ जिस ब्रजभाषा के विषय में जिक्र हो रहा है वो मध्य प्रदेश की ब्रजभाषा के विषय में है, जो कि पिंगल के नाम से जानी जाती है, जिसे कुछ विद्वान हिंदवी के नाम से भी पुकारते हैं। हिंदी के इस रूप को हम 13वीं शती के आसपास अमीर खुसरो के साहित्य में देख सकते हैं। ये हिंदी भाषा के रूप से अलग है। वास्तव में ये भाषा का वह रूप है जो उस युग की सामान्य जनता प्रयोग में लाती है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के विकास में उस समय उपलब्ध धार्मिक साहित्य जैसे जैन, बौद्ध और नाथ, सिद्ध आदि का बहुत बड़ा जो है योगदान हमें परिलक्षित होता है। जैन साहित्य का अध्ययन करने पर हमें पता लगता है कि हिंदी का आदिकालीन स्वरूप जो है वो पूरी तरह से जो है धार्मिक साहित्य से जुड़ा हुआ है। उसमें
कुछ रचनाएं, कुछ साहित्य ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं कि सामाजिक साहित्य, या फिर हाँ यही कह सकते हैं कि कुछ साहित्य ऐसा है जो सामाजिक साहित्य है। इसके अलावा जितना भी साहित्य है वो सब धर्म से जुड़ा हुआ है। तो हम यदि धार्मिक साहित्य को अलग करते हैं तो हमारे पास जो 12 कृतियाँ रखी थी हमने, उन कृतियों में से उन कृतियों को भी कम करना पड़ेगा, और ऐसे में तो हमारे पास साहित्य नहीं बचेगा। तो हम जब साहित्य के इस अध्ययन को करते हैं तो हमें पता लगता है कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक समय है वो बहुत ही जो है एक तरीके से हिंदी का जो है प्रारंभिक काल कह सकते हैं, उसको शिशु काल कह सकते हैं, एक ऐसा काल कह सकते हैं जिसमें हमारे भारत ने सिर्फ जन्म लेकर के हिंदी ने चलना शुरू किया था, जिस समय हिंदी की कोई परंपरा का विकास हमें दिखाई देता है, ना ही हिंदी साहित्य हमें दिखाई देता है। हमें यदि साहित्य कोई दिखाई देता है तो संस्कृत साहित्य दिखाई देता है। इसी को संस्कृत साहित्य में हमें गद्य दिखाई देता है, उसमें हमें नाटक दिखाई देते हैं। उसी साहित्य के अंतर्गत हमें अन्य चीज़ें दिखाई देती हैं। रीतिकालीन आचार्यों ने जिन ग्रंथों को, प्रबंध ग्रंथों की, जिन रीति ग्रंथों की रचना की, वो सारे के सारे ग्रंथ जो हैं वो सारे संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं, जिनको हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। वो आचार्य अनुवादक हैं, वो आचार्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी प्रयास नहीं किया। ये आज तक का भी हमारे भारत के रिसर्च करने वालों की ये बहुत बड़ी कमी है कि ना तो गाइड इस चीज़ को देखते हैं कि जो सब्जेक्ट लिया जा रहा है उसमें जो है नया काम क्या है, और ना ही जो स्टूडेंट है वो किसी कार्य को करना चाहते हैं। 4 पुस्तकें ली और उसमें से जो लिखा है उसी को सामने रख दिया। ये एक पुराना तरीका था जिस समय हम लोग शिक्षा से ज़्यादा जुड़े नहीं थे, जिस समय पुस्तकों का अभाव था, जिस समय हमारे पास लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं थी। ये सारी चीज़ें उस समय चल सकती थी, लेकिन आज जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत सारी पुस्तकें हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उपलब्ध हो जाती हैं, यानी मोबाइल पर उपलब्ध हो जाती हैं और अन्य साधनों से उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ जो है गूगल हमें उपलब्ध करा ही रही है, और अन्य जो जितनी सामग्री है वो लाइब्रेरी में जाकर के यदि देखी जाए, या आज हम प्रकाशकों से भी यदि हम डिमांड करते हैं तो वो हमें घर तक पहुंचा देते हैं। अमेज़ॉन वगैरह वैसे प्लेटफॉर्म आ गए जहाँ पर हम यदि इन चीज़ों की डिमांड करते हैं तो हमें उपलब्ध हो जाती है। पहले रिसर्च करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, उसमें भी दिक्कत ये होती थी कि जो स्टूडेंट होता था उसे भी नहीं पता होता था कि हमें पुस्तकों से लेना क्या है, और जो गाइड होते थे वो भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते थे कि मैं इनको क्या बताता हूँ। वो पूरी तरह से नहीं बता पाते थे कि आप जो कौन कौन सी पुस्तकें ले लें और उनका अध्ययन करें, और उसके अध्ययन के आधार पर आप एक नए जो है रिसर्च को प्रस्तुत करें। ये कमी थी। पहले विषय ही के चयन में ही 1-2 साल का समय लग जाया करता था, उसके बाद बोर्ड मीटिंग होती थी और उसके बाद विषय को चयनित किया जाता था। तो बहुत सारी कमियाँ थी, और जो जितनी थीसिस उस समय लिखी गई हैं वो थीसिस प्रकाशित नहीं हुई। जब प्रकाशित ही नहीं हुई तो लोगों के सामने नहीं आई। तो बहुत सारा साहित्य ऐसा है जो हुआ, जिस पर काम हो चुका है और आज उस पर दोबारा हो रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामग्री कहीं ना कहीं वो धूल खा रही है, और यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक तरीके से यदि वो व्यक्ति है और उसने कहीं थोड़ा बहुत प्रयास किया होगा या उसके पास आर्थिक स्थिति सही रही होगी तो उसने शायद कुछ पुस्तकें पब्लिश करा ली होंगी, अदरवाइज़ वो पुस्तकें इसी तरह से पड़ी हुई हैं। मेरा अनुरोध है कि वो पुस्तकें प्रकाशित करने की जो जिम्मेदारी है वो यूनिवर्सिटी को उठाना चाहिए। जितनी भी उन्होंने रिसर्च कराई हैं वो रिसर्च कम से कम
उस व्यक्ति को आर्थिक लाभ ना हो, कम से कम सामाजिक, समाज को तो लाभ होना चाहिए उसकी। जो उसने शोध कार्य किया है, जितनी भी मेहनत की है, उस समय के लोग मेहनत बहुत करते थे, लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता था, सही चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, सही लोग जानकारी उपलब्ध नहीं थी, तो ये बहुत सारी कमियां थी। तो ये हमारे हिंदी साहित्य के विकास की एक छोटी सी यात्रा थी, जिस पर मैंने आज आपको जो है घुमाने की कोशिश की। तो आप प्लीज़ इसको पढ़िए और इसको समझने की कोशिश